नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं फास्ट लर्नर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, उसके लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधा का सीधा आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इस वीडियो पर मैं लाइक का टारगेट रखता हूँ कम से कम 100 लाइक। आई होप आप लोग पूरा कर देंगे और ये अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो भाई शुरू कर लेते हैं। पहला नंबर यहाँ पे सवाल दे रखा क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि यहाँ पे जो है 1.2, ठीक है, पहला नंबर सवाल जो है 1.2 और 2.5 के बीच में कितने अपरिमेय संख्या है, उसके बीच में अपरिमेय संख्या ढूंढना। देखो 11 होगा जी, नहीं होगा। 5 होगा तो 5, देखो भाई 5 को अगर हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ये तो चलेगा, लेकिन बाकी ये भी अधिक हो रहा है, ये भी अधिक हो रहा है, तो मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, आप लोग समझ गए ना जी। बहुत बढ़िया जी, आप लोग आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग इसी तरह आंसर करो और बोर्ड एग्जाम में ना गर्दा छुड़ा देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसी तरह से जिस प्रकार अभी आपने सॉल्व किया उसी प्रकार से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी जो है सॉल्व करना। अब देखो ये एक और सवाल है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, पहले प्रश्न को ना समझना चाहिए, ठीक है। बच्चे उतावले हो जाते हैं और जल्दी से जवाब देने लगते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक के 14वां गुना है। बात समझ में आ रहा है। और लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़ा जो है, मतलब मेरे भाई एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर अगर जोड़ते हैं तो 600 होता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी कह रहा है कि एलसीएम बराबर जो है 14 एचसीएफ है, ये भी बताया जाए। अब देखो यहाँ पे 14 एचसीएफ है, तो यहाँ पे देखो एलसीएम के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर है ना, एलसीएम की जगह पे 14 एचसीएफ लिख सकते हैं जी। एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 600। क्या हो गया, 1515 एचसीएफ बराबर कितना, 600। ओके, तो ये कट जाएगा 40 बार में, तो एचसीएफ बराबर क्या निकल के आ गया, 40। ओके, तो यहाँ पे देखो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 14 गुने 40, यही हो जाएगा ना एचसीएफ बराबर। तो यहाँ पे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि पहला संख्या पता है, यदि एक संख्या दिया है तो पहला संख्या दिया है और दूसरा संख्या निकालना है। ध्यान देना, पहला संख्या दिया हो और दूसरा संख्या बोले निकालने, तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम और एचसीएफ जो है इसको गुना करना है बटे का जो संख्या दे रखा है, क्या दे रखा है, 280 दे रखा है। ध्यान देना, ये कट गया, ये कट गया, 28 दूने का 56 और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 40 दूने 80। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग क्या दे रहे हैं आंसर, सर जी नोट्स भेज दिए जी, बिल्कुल भेज दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके जी, आप लोग आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अब देखो तीसरा नंबर प्रश्न है, कह रहे निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या, भैया निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पे दे रखा। बाकी सभी यहाँ पे देखो, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे देख लो √64/81 है ना, 88 64 9 नमा 81, 8/9 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए नंबर। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो चौथे नंबर सवाल जो बहुत बढ़िया सा सवाल है, ठीक है, चौथे नंबर सवाल देखो और जल्दी जल्दी से आंसर करो मेरे भाई। चौथे नंबर सवाल का करा, एक द्विघात बहुपद की शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और 15 दे रखा है, ठीक है। तो बहुपद जो होता है किस फॉर्म में लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इस फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है -2, यही ना, और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा -15। तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस, अब यहाँ पे मेरे भाई देख लेना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे 2 दे रखा है, ठीक है, और x प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या देंगे
माइनस का 15, यही है ना। अब देख लो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x माइनस 15, यही हो जाएगा ना। तो ये देख लो कहाँ पे आंसर मिल रहा है भाई, सी नंबर आंसर मिल रहा है, तो सी नंबर राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ओके 5 नंबर देख लो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है जी, बताना इनमें से कौन सा बहुपद नहीं। आप लोग आंसर कर देना फटाफट से। ओके जल्दी से आप लोग आंसर कर दो। बहुपद नहीं है, देखिए बहुपद किस कंडीशन में नहीं होगा, जब इसका पावर जो है माइनस में हो या बटे में चर संख्या हो, जैसे x हो गया y हो गया, ये सब अगर बटे में आए तो वो बहुपद नहीं होगा। बाकी ये सब बहुपद है ही, लेकिन सी नंबर देखिए ये बहुपद नहीं है, डायरेक्ट ठोक दीजिए। देखो भाई एग्जाम का टाइम है, मैं कुछ चीजें इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि ताकि आपको एग्जाम में वो चीजें याद रखनी हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बनाना इसी प्रकार से बनाना है। देखो यहां पे दे रखा है यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होगा। नॉर्मल सी बात है भाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए, तो सी हो गया 5 और ए का मान 1, कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 5/1, तो 5 ही आंसर निकल के आ जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके समझ में आ गया। अरे भैया यहाँ पे दे रखा था कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग जानते हैं ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग जानते हैं ना सी बाय ए, तो सी के जगह पे 5 था जी और इसके जगह पे ए के जगह पे 1 था, तो भाग देंगे तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देख लो 7वें नंबर, देखो भाई बहुत आसान सा सवाल है। 7वें नंबर कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 और जो दे रखा है 0 यहाँ पे, ठीक है, 2kx प्लस 7y माइनस 5 इक्वल 0 एकमात्र हल है, एकमात्र हल है, ठीक है। और x के जगह पे दे रखा है 1 और y के जगह पे दे रखा है 1, तो हम लोग को पुट कर देना वैल्यू को k के मान के लिए। यहाँ पे तो k का मान है ही नहीं, तो देख लो यहाँ पे 2kx प्लस 7y माइनस 5 इक्वल 0। अब देख लो 2kx के जगह पे हम लोग मान रख देंगे 1, ठीक है, प्लस 7 और y के जगह पे मान रख देंगे कितने भैया माइनस 1, माइनस 5। यहाँ पे माइनस 1 है, ध्यान दीजिएगा कहीं गलती से गड़बड़ ना हो जाए। अब देखो 2k हो गया और यहाँ पे 7, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, गुना करेंगे तो, और माइनस का 5 हो गया बराबर 0। 2k अभी दोनों को माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल रहेगा माइनस का ही, तो 12 हो गया। 2k बराबर 12 इक्वल 0, ध्यान देना 0। अब देखो 2k बराबर हमको ये माइनस 12 जो है इधर बराबर की साइड में फेंक दीजिए इसको, तो आ जाएगा 12, तो 2 छक्के 12, तो k बराबर 6, आंसर आ गया सी। राइट आंसर क्या आ गया सी। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अरे आप लोग उस्ताद हो, एक ही बार में ठोक देते हैं आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं 8, और उससे पहले हम आपको बता देंगे, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इसी तरह का वीडियो आप लोग को देखना है तो प्रत्येक मॉर्निंग में आप लोग को 8 बजे लाइव देखने को मिलेगा मैथ का सोल्यूशन, और प्रत्येक शाम को अदर सब्जेक्ट का मिलेगा। तो इसलिए अभी ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लीजिए, और हाँ भैया शेयर कर दीजिए। और है आज क्रिसमस डे से ही शुरू कर दिए हैं क्लास, तो बहुत मजा आएगा। देखिए यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म जो दे रखा है x प्लस 2y इक्वल 5 तथा 3x प्लस 12y इक्वल 10 का एकल हल होगा या कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा या अनंत होगा। तो भैया देखो ये a हो गया, और ये चीज़ें तो जानते हैं, ठीक है, इसको चेक करने के लिए आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे। देखो a1 इंटू a2 देखो, और b1 बाय b2, तो a1 क्या हो गया 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये दोनों का कंपेयर 2 और 12,
2 एकम 2, 2 छक 12, कितना आ गया 1/6 आ गया। लेकिन ये बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इसका मतलब है कि एक हल होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक हल होगा। समझ में आ गया ना। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, समझ में आ गया तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, x=2 का आलेख होगा भैया, x=2 का आलेख होगा। तो इधर होता है x इनवर्स y इनवर्स। तो यहाँ पे है 1 हो गया, मान लो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। तो आलेख जो होगा कैसे होगा, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो माइनस में तो जाना नहीं, क्या है कि प्लस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे आलेख जाएगा, ऊपर जाएगा आलेख। तो मतलब क्या है, y अक्ष के समांतर रहेगा, y ना है जी, y अक्ष के समांतर रहेगा। इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर। देखो 10वें नंबर प्रश्न को करते हैं। समांतर श्रेणी जो दे रखा है यहाँ पे 3, 5, 7 का 10वां पद होगा, ठीक है। a बराबर हो गया यहाँ पे 3 और d बराबर निकालना है तो दूसरा पद माइनस पहला पद, 5 - 3 कर दीजिए तो d बराबर निकल के आ गया 2, ठीक है। a10 क्या निकलना है, a10 बराबर क्या सूत्र होता है, a + n - 1 × d होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कर देंगे क्या, a बराबर 3 + 9 - 10 - 1 तो कितना हो जाएगा 9, और d का मान करते हैं भैया 2। 3 + 9 एकम 9, 9 दूना 18। देखो 10 में से गया 9 हुआ और 9 दूना 18 हुआ, 18 3 कितने होता है 21। राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया 10 नंबर का। अगला प्रश्न की ओर आइए, 11 नंबर। 11 नंबर देखो कह रहा है 0 से 50 के बीच में विषम संख्या होगा। नॉर्मल सी बात है, याद रखने वाली बात है, ठीक है। अगर 0 से 50 के बीच में अगर विषम संख्या मान पूछे तो नॉर्मल सी बात, एक संख्या के बाद एक विषम संख्या ही होती है, एक संख्या के बाद एक विषम संख्या ही होती है। 25 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25, मतलब बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत। 11 का डी बता रहे भाई साहब, ओ नो, नहीं 25 हो जाएगा। 10 का डी बता रहे हैं, हाँ ठीक है। आ जाओ 12 नंबर हम लोग कर लेते हैं। यदि f(x) = x² + 6x + 6 का शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो, चलो भाई इसको हम लोग हल कर लेते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। तो -b तो माइनस क्या हो जाएगा 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6 -3 आ गया। अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। देखो ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/2, तो क्या हो जाएगा 3 निकल के जाएगा, एक प्लस में निकला एक माइनस में निकला। बाकी यहाँ पे कह रहा हो तो यहाँ पे ये कौन सा कंडीशन सही कर रहा है, देखो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा जो है अल्फा प्लस बीटा से बड़ा है, ठीक है, अल्फा × बीटा, तो ये बात भी सही है। और यहाँ पे एक चीज़ें और आ रहा है, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस करते हैं अल्फा × बीटा तो ये भी सही है, मतलब सी डी दोनों आंसर यहाँ पे सही है। राइट आंसर दोनों हो जाएगा, आप इसमें से कोई भी दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन जो है फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया। 13 नंबर पे आ जाओ मेरे भाई, ठीक है। मॉर्निंग देखो भाई यहाँ पे है कि यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 के मूल समान हो तो, पहले नंबर तो यहाँ पे दिया गया है जो अलग टाइप से दिया गया है, बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ अलग ही दे रखा है, तो इसको आराम से कर सकते हैं। ax² + bx + c होता है ना, देखो जी होता है क्या, ax² + bx + c होता है, लेकिन यहाँ पे a के जगह पे b दे रखा है और b के जगह पे a दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जो मूल समान होगा क्या होगा, a² - 4bc हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर 4bc, a² - 4bc। का है कि एक जगह पे देखो इसका सूत्र क्या होता है,
इसका सूत्र क्या होता है, याद होगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना सूत्र। यहाँ पे एक जगह पे b दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस 4bc हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 13 का ये हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं भाई। यहाँ पे देखो ये चीज़ें देखो पहले भाई, कहाँ चले जाते हो यार। 14 नंबर देख लो मेरे भाई। 14 नंबर है कि ये सरल रेखाएं हैं, किसके लंबवत होगा। देखो भाई यहाँ पे एक लंबवत, मतलब यहाँ पे देखो मान लो ये x है और एक x इनवर्स है y और ये y इनवर्स है, मतलब इधर जाएगी तो 1 और ये 2 हो गया, ठीक है। इधर गया तो 1 और ये 2 हो गया, तो इधर माइनस में होता है और इधर प्लस में होता है। तो ये देखो यहाँ पे आएगा, तो मतलब एक दूसरे के क्या होगा, एक दूसरे के क्या होगा जी, एक दूसरे के समांतर होगा। ये क्या होगा, एक दूसरे के समांतर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत जी। बाज अर्जुन मंडल जी बहुत बढ़िया। 15 नंबर का देख लो मेरे भाई। बिंदु 3 -3 और 4 का मूल बिंदु जो है मूल बिंदु से है, ठीक है। बिंदु -3 और 4 की दूरी मूल बिंदु से है। तो देखो भाई 15 नंबर का एकदम ज़बरदस्त है, इसको कहीं कुछ करना है। ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, रूट अंडर जो सूत्र होता है मूल बिंदु का, जो सूत्र होता है दूरी बराबर नॉर्मल से, उसी को यूज़ करना और बनाना। 15 नंबर का आप लोग आंसर कीजिए फटाफट से। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स क्या हो गया, -3 का स्क्वायर और प्लस वाई का मान 4 का स्क्वायर। मेरे भाई देख लो, 3 का स्क्वायर किए तो 9 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर किए तो 16 हो जाएगा। ये हो गया 16, 9 हो जाता है 25, और 25 को अगर रूट से बाहर निकाले तो 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत जी, आप लोग देखो आंसर मिलाओ, सही सही बना रहे हो ना, आंसर दे रहे हो ना, गड़बड़ नहीं करना कहीं भी। हाँ हुआ था थोड़ा सा दिक्कत है भाई, समझ में आ गया। डी दे रहे आंसर भाई, बहुत गजब। अगला प्रश्न देख लो 16 नंबर। बिंदु यहाँ पे दे रखा है ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य नियमांक क्या होगा। अब देखो नियमांक वाला सूत्र याद है जी, याद नहीं है तो हम लिख देते हैं, याद कीजिए x1 प्लस x2 बटे का 2 और y1 प्लस y2 बटे का 2, ये सूत्र होता है, याद है ना। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ठीक है। ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, लिखेंगे 20 - 14, ये हो गया ना जी, यहाँ से यहाँ बटे का 2 कर देंगे, कोई दिक्कत। -4 माइनस का 2 बटे का 2, ठीक है। यहाँ पे भी हो गया 6/2 और यहाँ पे क्या हो गया, -6/2, ये न हो गया। इसको काटेंगे 2 तिया 6 और यह इसको काटेंगे 2 तिया 6, तो मतलब एक 3 में आ गया और एक -3 आ गया। देखो आंसर कहाँ है, सी नंबर आंसर है, मिल गया। 16 का आंसर कीजिए आप लोग। ओके 16 नंबर का, और टाइटल ही गलत लिख दिया आप लोग का। जो मैथ था वहाँ पे बायोलॉजी वाला ही छोड़ दिया, रात का जो लाइव था तो वही चीज़ें हमने छोड़ दिया। तो बच्चे इसलिए कुछ बच्चे नहीं आए होंगे, बट आए देख लेंगे बाद में, अगर चेंज करने का होगा चेंज किया जाएगा। अब तो नहीं किया, जल्दी जल्दी में पढ़ाना था मुझे तो कर दिए। चलो भाई 16 नंबर का हो गया, समझ में आ गया। 16 नंबर का सी। अगला प्रश्न देख लो 17 नंबर। देखो भाई 17 नंबर है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु जो है 3 और 4 की कोटि का मान होगा। अरे भाई गजब सा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो आराम से बनाते हैं। पहला वाला हो गया भुज और दूसरा हो जाता है कोटि। मेरे भाई एग्जाम में ये सब सवाल आएगा तो आराम से गर्दा ठोक दीजिएगा ना। कोटि का मान करते हैं a - 4, बहुत बढ़िया। एक बच्चे हैं, कौन है, अर्जुन मंडल जी, बहुत बढ़िया जी। ओके अगला प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। देख लो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो सवाल की ये बीच में जो लाइनें हैं ये छूट गई हैं, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटे का 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये दे रखा है, ठीक है। देखो 2 के जगह पे 2 दीजिए प्लस, और tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है जी,
tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 होता है। बटे का कर लीजिए 1 प्लस, यहाँ पे भी tan स्क्वायर सिर्फ है, ठीक है, तो 1 स्क्वायर है, तो फिर देखो सबको पता है ये स्क्वायर से कटेगा तो फिर वही बात होगा। तो ये जो चीज़ें हैं याद रखना है। तो यहाँ पे एक बार और देखो, ये हो जाएगा 2, ऊपर प्लस नहीं होगा ना, गुना में है, चलो गुना में ये, तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। आप लोग आंसर करना फटाक से। अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा वो चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे 1/3 निकल जाएगा और ये प्लस में है तो 1, तो यहाँ पे देखो भिन्न का जोड़ कर लेते हैं तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 + 1 तो 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 4/3, समझ में आ गया। अब देखो 4/3 आ गया तो क्या करना है, 2/√3 है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा 3 और एक नीचे चला आएगा 4, ठीक है, तो 2 दूना 4, ये कट जाता है √3 बार में, ठीक है, √3 बार में ये कट जाता है, तो क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो √3/2 हो गया तो sin 60 डिग्री बराबर कितना होता है, sin 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3/2 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न की ओर आइए। यहाँ पे देखो 19 नंबर का दे रखा है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री और लास्ट में दे रखा है cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है कि साइन, देखो साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा किसके बराबर होगा, कब बराबर होगा, पता है, जब 45 डिग्री मान होगा। समझ में आ रहा है, कमेंट करना आप लोग को। 20 नंबर पे आ गए हैं भाई, 18 पे अटके हुए हो। 1/, होता है ना जी, जब 45 डिग्री हो, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से कौन cot थीटा के बराबर है, निम्न में से कौन cot थीटा के बराबर है, तो 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। ये देखो एग्जाम में ना बस गर्दा छुड़ा देना है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 21 का ए कैसे हो जाएगा भाई, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। कहाँ ध्यान है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है यहाँ पे cot 90 - थीटा, cot 90 - थीटा, तो सबको पता है cot 90 - थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आराम से आप लोग बोर्ड एग्जाम में ना गर्दा छुड़ा सकते हैं, ऐसे ठोक दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, ज़्यादा टाइम लेने से फ़ायदा नहीं है। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधी खंभे का छाया आर उसकी ऊंचाई हो, देखो ये जो कह रहा है, मान लो ये कोई खंभा है और इसका छाया भी उसी के आर उतना ही है, ठीक है, उन्नयन कोण बन रहा है। तो ये जितना है, मान लो ये देते हैं, बी देते हैं सी, ये जितना है उतना ही ये है, ठीक है, जितना लंब है उतना ही आधार है, तो थीटा का मान क्या होगा, 45 डिग्री, बी नंबर राइट आंसर। याद रखना, जब लंब और आधार बराबर हो थीटा का मान 45 डिग्री। अगला प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न 24 नंबर, ये भी कुछ उसी प्रकार के प्रश्न है। एक 6 मीटर खंभा, एक 6 मीटर खंभा है और उसका छाया जो पृथ्वी पे है ये 2√3 है, ठीक है, 2√3 है। अब इसका जो है उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है 24 नंबर का। अब देखो इसको हल कैसे करना है। ठीक है, देखो भाई आंसर करो, आप लोग आंसर नहीं करते हो तो मज़ा नहीं आता, और मज़ा नहीं आता है तो दिक्कतें होती है। 24 नंबर का ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ना जी, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया,
ठीक है। तो लंब हो गया, आधार हो गया, और लंब बटे आधार होता है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर हो गया 6/2√3 है ना। तो इसको काट दीजिए, 2 तिया 6, ओह सॉरी ऊपर कटेगा ना 3, तो बच गया क्या 3√3 बच गया। तब हम लोग जानते हैं 3√3 जो है, इसको हम लोग 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 जो है नॉर्मल 3 जो है, इसको हम लोग √3 गुने √3 लिख सकते हैं। जब कटेगा तो 3 ही हो जाएगा बटे √3। अब देखो इसको काट दो, बच गया क्या √3 बच गया, √3 हो गया, √3 बराबर, तो मतलब tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, और ये नंबर सही है। समझ में आ गया? जो बच्चे एक किए हैं उनका सही है। अगला प्रश्न देख लो 25 नंबर, फिर से यार वही सवाल है, ठीक है। देखो नॉर्मल सा सवाल है, यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो ये ड्राइंग के सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई है, ठीक है, और इसमें कुछ है ही नहीं, ये x और ये भी x, मतलब थीटा का मान कितना है 45 डिग्री है ना, लेकिन यहाँ पे तो 45 है ही नहीं, तो पाई बराबर दे रखा है। देखो पाई का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है, और पाई बटे 4 है, पाई बटे 2 है। अब इसमें से ऑप्शन चुनना है, क्योंकि थीटा का मान हम लोग को 45 डिग्री निकालना है। तो 2 करते हैं 90 हो जाएगा, 3 करेंगे तब फिर भी नहीं होगा, ऐसा करते हैं 180/4 कीजिए तो 45 हो जाता है ना। तो मतलब है कि पाई/4 राइट आंसर है, सी नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि पाई का मान हम लोग को 45 डिग्री पता था पहले से, क्या है कि जब लंब और आधार दोनों बराबर हो तो tan 45 डिग्री होता है, थीटा का मान 45 डिग्री। ओके 26 नंबर देख लो मेरे भाई। 26 नंबर है कि किसी वृत्त के व्यास दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होता है। देखो भाई बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, और मैं बात करूं, देखो आज तो हम 30 प्रश्न ही लिए हैं, और 30 प्रश्न को लगभग 30 मिनट में हम ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। और इसी तरह आप लोगों को पढ़ना है, तो प्रत्येक दिन में भी अब हम क्लास देने लगे, पहले तो नहीं दे रहे थे ना, आज फर्स्ट डे था तो क्रिसमस डे भी था, तो इसलिए सोचे कि आज कम से कम 30 प्रश्न करवाते हैं, और प्रत्येक दिन ये चलती ही रहेगी। बाकी देखा जाए यहाँ पे 26 नंबर का देखो, एक गोला बना लो भैया। अच्छा गोला तो ड्राइंग सही तो नहीं हुआ, बट देख लो, ओह माय गॉड, ये देख लो और ये देख लो, बाकी इसको हटाते हैं, ठीक है। ओके मेरे भाई, अब देखो यहाँ पे ये जो है किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर, मतलब दोनों सिरों पर हम दो स्पर्श रेखा खींच दिए, तो ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के क्या है भाई? तो कहेंगे सर समांतर। देखो ये दोनों रेखा क्या एक दूसरे के समांतर ही है ना, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ बच्चे ने ये आंसर भी किए हैं जो होशियार बच्चे हैं। बाकी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27, एक रेखा जो वृत्त का दो भिन्न है, एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये जो है वृत्त है और दो बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है, कि यहाँ पे एक यहाँ पे कर दिया, तो क्या होगा? जीवा होगा, स्पर्श रेखा होगा जी, ABC दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि एक रेखा किसी वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर अगर प्रतिच्छेद करती है तो उसको हम लोग छेदक बोलते हैं, जो ऑप्शन में नहीं है, छेदक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी कर देंगे। ओके समझ में आ गई बात? आगे देख लो, 3 प्रश्न और बचा हुआ, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। देखो 28 नंबर का देख लो, वृत्त की परिधि और व्यास की अनुपात। वृत्त की परिधि बराबर और वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है 2πr, ठीक है, और व्यास मतलब डी ना, तो 2r, ठीक है, 2r होता है। अब देखो ये r खत्म, ये r खत्म, ये 2 खत्म, ये 2 खत्म, बाकी बच गया पाई अनुपात 1, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आया जी? कहीं कोई दिक्कत? ये सब बकलेल वाला सवाल है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देख लो 29 नंबर है कि एक थैले में 5 उजला और 7 लाल गोलियां है, तो एक काला गोली निकालने की प्रक्रिया क्या होगा? पहले थैला में काला गोली तो होना चाहिए ना, लेकिन सवाल में दे रखा है 5 लाल और 5 उजला और 7 लाल गोलियां हैं, काला गोली निकालने का। भैया थैला में पहले काला गोली डालेंगे तभी तो निकालेंगे, हम लोग जादू करते नहीं है, जादू दिखाए उजला
काला सब निकाल लेंगे, नहीं ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। असंभव है ही नहीं, असंभव है। असंभव घटना की परिकता क्या होती है, 0 होती है, मतलब सी नंबर राइट आंसर है। देखो 30 नंबर और 30 मिनट 30 प्रश्न खत्म, ठीक है। आंकड़े यहाँ पे दे रखा और कह रहा है भैया मध्यका निकाल के दिखाओ, ठीक है, माध्यिका निकाल के दिखाओ। सिंपल सी बात है, जो नंबर दे रखा है इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, फिर इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, बच गया क्या, ये दोनों। तो ये दोनों जो बच गया 4 और 5 मिला के कितना हो जाता है, तो 9 हो जाता है। 9 में भाग दे दो 2 से, 2 से भाग दे दो 4.5 आ जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। समझ में आ गया। माध्यिका निकालने का तरीका ये था। और आज जो है हम सिर्फ टोटल जो है टोटल सिर्फ 30 प्रश्न लिए थे और 30 प्रश्न आप लोग के साथ शेयर कर दिए 30 पे 25 मिनट में, ठीक है। और आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप लोग को विजिट करना है वेबसाइट पे भी, वहाँ पे भी आप लोग को टेस्ट देना है। अगर देना चाहते हैं www. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ aryanonlineclasses.com, ठीक है। इस पे जाके आप लोग को विजिट कर लेना है और विजिट कर वहाँ से PDF वगैरह मिल जाएगा। बाकी व्हाट्सअप नंबर है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए 88776393 और 83। इस पे आप लोग व्हाट्सअप कर दे ताकि आप लोग ज्वाइन कर लें, ओके। व्हाट्सअप करना है, नॉट अलाउड कॉल, ठीक है। और मैथ में आप लोग को टारगेट जो भी है वो आपका पूरा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। और इसी तरह से प्रत्येक दिन अब जो है मैथ का